हम लोग जो है पिछली क्लास में सुपरपोजिशन ऑफ वेव देख चुके थे। अब इसमें कुछ पॉइंट थे, फेज था, फेज डिफरेंस था, फेज हम लोग हाँ, और पाथ डिफरेंस भी देख चुके थे। देखते हैं टाइम डिफरेंस। चौथा देखना था टाइम डिफरेंस। देखिए, दो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर जब आकर के मिलती हैं तो उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है, समयांतराल होता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वो पहुंच रहे हैं तो आगे पीछे पहुंचेंगे, एक साथ न पहुंचे, तो उनके बीच जो टाइम का अंतराल होगा, समय का अंतराल होगा, उसे हम टाइम डिफरेंस के नाम से जानते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन वेव्स time difference between waves meeting at a point is called टाइम। ठीक है, जो समय का अंतराल है, समय का जो अंतराल है दो वेव्स के बीच का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने का, उसे हम टाइम डिफरेंस कहते हैं। टाइम डिफरेंस ये होता है T/2π into फेज डिफरेंस T/2π into phi। ये जो है टाइम डिफरेंस। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है नेक्स्ट है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक है परिणामी आयाम तथा तीव्रता। दो वेव अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, वो अलग अलग फेज में है, यानी उनके बीच फेज डिफरेंस हो या न भी हो, तो उनके इंटरेक्शन से जब वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगी तो जो परिणामी आयाम होगा या तीव्रता होगा वो क्या होगा, देखते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। प्रकाश इन लोगों की परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता। देखा जाए, मान लें कि ये वेव्स हैं, लाइट वेव सपोज कर लें, ये कोई पहली वेव, ये फर्स्ट वेव है, वन ये पहली वेव है। अब इससे किसी थोड़ा सा अलग फेज पे दूसरी वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है, मान लीजिए दूसरी वेव है, इसका फेज अलग है, थोड़ा सा पीछे है फेज में, इससे एम्पलीट्यूड भी अलग हो सकता है, फेज में भी डिफरेंस है। ये वेव दो, ये दूसरी है, और इनका जो परिणामी हुआ, परिणामी मान लें ये है, परिणामी वेव ये है, इनका जो परिणामी होगा वो कुछ ये है। ये रिजल्टेंट है।
और ये जो है रिजल्टेंट है। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये देखा जाए। रिजल्टेंट वेव की ये पहली वेव, ये पहली है, ये दूसरी है, और दोनों के सुपर इम्पोजिशन से ये तीसरा परिणाम निकला है। तो देखा जाए ये जो है इनके बीच का फेज डिफरेंस है फाई, दोनों वेव के बीच का, इससे इतना पीछे है, फेज लैग है यहाँ पर। तो देखा जाए हम कहें कि जो पहले वेव का डिस्प्लेसमेंट देखें y1 किसी पॉइंट y1 पर, y1 डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इसका किसी समय पे डिस्प्लेसमेंट y1 ये इक्वल टू होगा a1 साइन ओमेगा टी के, a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस ये होगा। ठीक है, यहाँ पे a1 और a2 जो है एम्पलीट्यूड है इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड है a1 एंड a2, a1 एंड a2 ये क्या है एम्पलीट्यूड है दोनों वेव के। फाई क्या है फेज डिफरेंस इनके बीच का, फाई फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच का, ठीक ना। अब देखा जाए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, परिणामी आयाम क्या होगा। अगर सेम फेज में होते, फेज डिफरेंस ना होता तो दोनों को जोड़ लेते, दोनों का विकर्षण कर लेते, लेकिन यहाँ फेज डिफरेंस है, फेज लैग है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड परिणामी आयाम क्या होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखा जाए, देखिए परिणामी आयाम जो है ये हम कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू परिणामी आयाम a इक्वल टू होता है इनका दोनों का हम जो है सम करते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस। ये रिजल्टेंट हम कैसे प्राप्त करते हैं, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका a2 है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई से हम इस फार्मूले से रिजल्टेंट निकालते हैं। और जब हमें परिणामी आयाम मिल गया तो जो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन होगा वो देखा जाए। ये रिजल्टेंट आयाम है एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, परिणामी वेव इक्वेशन क्या होगा, y ये इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई, a साइन ओमेगा t प्लस, ये जो है रिजल्टेंट वेव हो जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिल गया, फेज डिफरेंस हमारे पास है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। आगे देखा जाए इंटेंसिटी की बात करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे प्राप्त करेंगे। हमें जानते हैं इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखा जाए तो ये होगा इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब पहले वेव की इंटेंसिटी I1 ये इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा कि A1 स्क्वायर के, और सेकेंड की इंटेंसिटी A2 इक्वल टू की A2 स्क्वायर के। और अगर जो है हम देखें
तो इन दोनों एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट ए होता है। तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल टू के ए स्क्वायर के, कैपिटल ए स्क्वायर के। इनसे जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला है कैपिटल ए है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल टू के ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर की वैल्यू भी आप रख सकते हैं यहाँ पर, इससे अदरवाइज कोई बात नहीं। यहाँ पर के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं अगला, देखा जाए रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम कैसे प्राप्त करते हैं, आई, ये देखा जाए। अगर एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की I2 है, तो इन दोनों को जोड़ करके हम इसको प्राप्त करते हैं। इनका एडिशन कैसे करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी इंटेंसिटी आई इक्वल टू होता है I1 I0 प्लस I0। देखिए इन दोनों हम ऐसा मान लें कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो I1 और I2 के बराबर है, ठीक है ना। अगर एक जैसे सोर्स हैं, या हम पहले अभी अलग अलग मान लें कि ये I1 है, चलिए ये I2 है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है। एक की इंटेंसिटी I1 है, एक की I2 है, रिजल्टेंट ये मान लें। अब यदि हम मान लें अगर दोनों वेव सेम सोर्स से निकल रहे हैं, तो एक जैसे सोर्स होते हो, फॉर टू आइडेंटिकल सोर्स, एक जैसे स्रोत हो, तो दोनों की इंटेंसिटी लगभग बराबर होगी। I1 ये लगभग बराबर I2 की होगी, मान ले I0 है, तो हम यहाँ पर I1 I2 जगह I0 रखते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 प्लस 2 और रूट I0 यानी I0 स्क्वायर कर दे, स्क्वायर cos फाई, ये हो गया। I0 को बाहर कर लें तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0, इसको बाहर कर लें, और रूट cos फाई। अब 2I0 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 2I0 1 प्लस 2 cos फाई, ठीक है, ये हो गया। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। तो अगर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे, तो आई इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे एक 2 इससे मिलता है हमें, इससे हमें मिलता है क्या 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 मिलता है। तो हम इतने से तो वैल्यू रखेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4I0 हो जाएगा, और उसके बाद cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है देखा जाए। कोहेरेंस कोहेरेंस देखे जाए
देखा जाए, अगर जो है देखें दो वेव्स के बीच का फेज रिलेशन देखें तो वो जो है अलग अलग पॉइंट पर और अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकता है। दो वेव के बीच का जो फेज रिलेशन है, दोनों सेम फेज में हो सकते हैं किसी एक पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर उनके बीच फेज डिफरेंस हो सकता है, अपोजिट फेज भी हो सकता है। तो दो वेव के बीच का जो फेज है, उनके फेज का डिफरेंस है या फेज रिलेशन है, वो अलग अलग टाइम पर और अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और इन्हीं फेज रिलेशंस को की जो प्रॉपर्टी है, फेज रिलेशन की प्रॉपर्टी को हम कोहेरेंस के नाम से जानते हैं। इनके बीच के जो फेज रिलेशंस हैं वेव की, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंस कहते हैं। तो देखा जाए, जैसे दो पॉइंट पर या हम कहें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर या पॉइंट पर दो वेव के बीच सेम फेज रिलेशन है, हमेशा निश्चित फेज रिलेशन बना रहे, तो हम कहेंगे कि वो दोनों वेव जो है कोहेरेंस में है। ठीक है, तो देखते हैं द फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइट वेव, द फेज रिलेशनशिप between two light waves can vary, अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, can vary from time to time and point to point, time to time and point to point, अलग अलग समय पर और अलग अलग बिंदु पर अलग हो सकते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट फेज रिलेशन, अगर उनके बीच एक निश्चित फेज रिलेशन बना रहे तो ऐसी ऐसे रिलेशन को, यानी ऐसी वेव को हम कहेंगे कोहेरेंस है। तो निश्चित फेज रिलेशन बने रहने के गुण को हम कोहेरेंस कहते हैं। दो तरंगों के बीच हम कहें कि समय और दूरी बदलने के साथ उनके बीच फेज रिलेशन ना बदले, निश्चित फेज रिलेशन के गुण को हम कोहेरेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट फेज रिलेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट फेज रिलेशन is called coherence. कोहेरेंस कहलाता है। डेफिनेट फेज रिलेशन, डेफिनेट निश्चित फेज रिलेशन अगर हो, समय और स्थान के साथ फेज रिलेशन में परिवर्तन न हो, बदलाव न हो, निश्चित फेज रिलेशन हो, तो हम ऐसे इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम कोहेरेंस कहते हैं। देखा जाए कोहेरेंस हम कई प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। पहला देखते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल देखा जाए, प्रकाश या फोटान किसी स्रोत से कब उत्सर्जित होता है, जब वह फोटान जब वह मॉलिक्यूल या हम कहें कि मैटर जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है ना, कोई भी फोटान कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई परमाणु एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपनी एनर्जी को फोटान के रूप में निकालता है, और ये जो रिटर्निंग है, कोई एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटॉन इमिट करता है, वह फोटॉन वेव के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन जब वो कितने समय में रिटर्न होता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, ये टाइम ड्यूरेशन 10⁻⁹ से 10⁻⁻10 सेकंड का होता है। यानी 10⁻⁻9 से 10⁻⁻10 सेकंड के बीच में कोई मैटर है, जैसे जो कोई एटम ये है, ये ग्राउंड स्टेट है स्टेट, और कहीं से इस पे एनर्जी आई, एनर्जी को ये प्राप्त किया, और ये जो है एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट,
एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पे ये कितने समय तक रहेगा, 10⁻⁹ से 10⁻10 सेकेंड, और इतने समय में फिर से ये बैक आ जाएगा, और जो एनर्जी लिया है वो फोटॉन के रूप में एनर्जी को उत्सर्जित कर देगा। ठीक ना। तो ये जो 10⁻⁹ से 10⁻10 सेकेंड का जो समय है, उसको हम जो है कोहेरेंस टाइम कहते हैं। ठीक है ना। इस टाइम को हम कोहेरेंस टाइम कहते हैं। दिस टाइम इज कॉल्ड कोहेरेंस टाइम। इस समय को जितने सेकंड में ये रिटर्न होते हैं एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में, उस टाइम को कोहेरेंस टाइम कहते हैं। और ये जो है जब वेव यहाँ से निकलता है तो काफी लंबी दूरी तक, काफी लंबे पाथ लेंथ तक इनके बीच फेज रिलेशन मेंटेन रहता है। एक निश्चित फेज रिलेशन मेंटेन रहता है, और जितनी दूरी तक फेज रिलेशन मेंटेन रहता है उसे हम जो है क्या कहते हैं, कोहेरेंस लेंथ के कहते हैं। और कोहेरेंस टाइम को हम टाउ सी से डिनोट करते हैं, टाउ सी से डिनोट करते हैं। तो देखा जाए, डेफिनिट फेज रिलेशन इज मेंटेन, डेफिनिट फेज रिलेशन is maintained for a length L दूरी तक मेंटेन रहता है, और जितनी दूरी तक ये मेंटेन रहता है डेफिनिट रिलेशन, उसे हम क्या कहते हैं, कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। कॉल कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। कोहेरेंस लेंथ देखिए L इक्वल टू होता है C इंटू टी टाउ सी की। ठीक है ना। C इंटू कोहेरेंस लेंथ L इक्वल टू होता है C इंटू टाउ सी की। आगे देखा जाए, और यही जो है जिस कुछ समय अंतराल तक निश्चित फेज रिलेशन बना होता है, जितने कुछ लंबाई कुछ दूरी तक, कुछ बाद खत्म होता है फिर बना रहता है, तो ऐसे कोहेरेंस को हम टेम्पोरल कोहेरेंस के नाम से जानते हैं। देखा जाए, ये जो वैल्यूज है डिफरेंट, इनको देखें। जैसे अगर हम नियॉन लाइट के लिए देखें तो इसकी जो वेवलेंथ है, फोटॉन जो निकलता है वेव के रूप में, उस वेव की वेवलेंथ हम देखें, और उसके लिए जो कोहेरेंट टाइम है उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखें, और एल की वैल्यू क्या होती है देखिए। फॉर नियॉन के लिए, नियॉन सोर्स के लिए लैम्डा की वैल्यू जो वेव निकलता है 6328 एंगस्ट्रॉम होता है, और कोहेरेंस टाइम जो है ये टाउ सी ये होता है 10⁻⁻10, और L की वैल्यू जो है ये होता है 0.03 मीटर। ये जो है कोहेरेंस लेंथ होता है। कैडमियम से जो लाइट निकलता है, फॉर कैडमियम के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 6438 एंगस्ट्रॉम, और टाउ सी की वैल्यू जो है 10⁻⁹ सेकेंड होता है, और L की वैल्यू जो है 0.3 मीटर होता है। लेजर लैम्प के लिए, और लेजर लाइट के लिए 30 टाउ सी ये होता है 10⁻⁵ सेकेंड,
और एल की वैल्यू होती है 3 किलोमीटर। तो ये जो है कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम अलग अलग सोर्स से प्राप्त होने वाली वेव्स के लिए हमने लिख रखा है। बहरहाल ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन एक हमारे पास एक सामान्य जानकारी है, और तो बहुत नहीं मुझे लगता है कि ये पूछा जाएगा। इनको एक अपने नॉलेज में जोड़ लीजिएगा। देखा जाए, जो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ है, स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की जो चौड़ाई है, वो कोहेरेंस लेंथ से जुड़ी होती है। अगर हम स्पेक्ट्रा प्राप्त करें तो जो इस विड्थ है, चौड़ाई है स्पेक्ट्रल लाइन की, वो कोहेरेंस लेंथ से जुड़ी होती है। देखिए कैसे। द स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई, स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ इज विड्थ डेल्टा लैम्डा से नोट करते हैं, डेल्टा लैम्डा इज रिलेटेड टू कोहेरेंस लेंथ L, इज रिलेटेड टू कोहेरेंस लेंथ L and coherence time tau c। देखिए क्या रिलेशन है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी टाउ सी, या हम कहें डेल्टा लैम्डा इक्वल टू, क्योंकि ये एल के बराबर होता है कोहेरेंस लेंथ के ये वैल्यू, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है ना, ये जो है लिखा जा सकता है। ये रहा स्पेक्ट्रल विड्थ। अब आगे देखते हैं स्पेशियल कोहेरेंस। स्पेशियल कोहेरेंस दूसरा, स्पेशियल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस। स्पेशियल कोहेरेंस देखा जाए, दो पॉइंट किसी स्पेस में अगर हैं और किसी दो वेव हैं, किसी दो पॉइंट स्पेस में, दो पॉइंट जो है कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस माने जाएंगे। फिर से ध्यान दें, स्पेस में दो बिंदु, अलग अलग दो बिंदु स्पेशियल कोहेरेंस में माने जाएंगे यदि तरंगे उन बिंदुओं पर जब पहुंचती हैं तो समान कला में, समान फेज में होती है। यदि स्पेस में उपस्थित दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पहुंचने वाला प्रकाश समान फेज में है, उन पे उपस्थित लाइट सेम फेज में है, तो हम उन बिंदुओं को क्या कहेंगे, उनको हम कोहेरेंस फेज में मानेंगे कि वो कोहेरेंस फेज में है। जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और यहाँ पर अगर जो है कोई वेव यहाँ पर है इस तरह से, और यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे भी इसी तरह से हो, यानी इस पॉइंट पे ठीक इसका क्रेस्ट है और इस पॉइंट पे भी ठीक इसका क्रेस्ट आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट स्पेशियल कोहेरेंस माने जाएंगे। तो देखा जाए, 2 पॉइंट इन स्पेस आर सेड टू बी स्पेशियली कोहेरेंस, 2 पॉइंट इन स्पेस आर सेड टू बी स्पेशियली कोहेरेंस, if the wave reaching these, if the wave reaching these point maintain a constant phase difference, maintain a constant phase difference,
फेज डिफरेंस। अगर इन पॉइंट्स को पहुंचने वाली जो वेव हैं वो सेम फेज डिफरेंस में हो तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट कोहेरेंस पॉइंट हैं, ठीक है, स्पेशली कोहेरेंस में है। आगे देखा जाए इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये मान ले P है और ये P डैश है, 2 पॉइंट हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कोहेरेंस लेंथ से बहुत कम होता है। तो थोड़ा सा नोट कर लें। अगर 2 पॉइंट स्पेशली कोहेरेंट हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कोहेरेंट लेंथ से बहुत कम होगा। हम के P डिस्टेंस बिटवीन P and P dash ये is much lesser than कोहेरेंस लेंथ L, यानी हम कहें C tau C, यानी कि P डैश ये मच लेसर होगा L, यानी कि C tau C, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के तरीके मेथड देखने हैं, लेकिन अब समय हम लोगों का समाप्त हो रहा है, तो आज की क्लास इसी पे रोकते हैं। अब इसके आगे कल की क्लास में देखा जाएगा।